नमस्कार। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये चिंता लगी है कि आप सबने या तो मास्क पहना नहीं है, और यह मास्क अगर पहना हुआ भी है तो वो शो पीस की तरह आपने गले में लटका रखा है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए ये मास्क को लगाना आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मास्क कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बाज़ार से ख़रीद के लाना है। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि एक हमारे साथी वो अपने रुमाल से उसको मास्क के रूप में बांध रहे हैं। ये भी ठीक है प्रक्रिया। इसलिए ये मास्क को हमेशा नाक को और मुंह को ढककर हमारे को रखना चाहिए। ये हमारे और हमारे परिवार और आसपास के सब लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मैं आप सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये चिंता लगी है कि आप सबने या तो मास्क पहना नहीं है, और यह मास्क अगर पहना हुआ भी है तो वो शो पीस की तरह आपने गले में लटका रखा है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए ये मास्क को लगाना आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मास्क कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बाज़ार से ख़रीद के लाना है। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि एक हमारे साथी वो अपने रुमाल से उसको मास्क के रूप में बांध रहे हैं। ये भी ठीक है प्रक्रिया। इसलिए ये मास्क को हमेशा नाक को और मुंह को ढककर हमारे को रखना चाहिए। ये हमारे और हमारे परिवार और आसपास के सब लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आप सब अपना समय निकालकर, वैसे तो आजकल सातों दिन छुट्टी जैसा माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पारिवारिक समय में से आपने 1 घंटे का समय मुझे दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा तो हम लोग अभी लॉकडाउन के अंदर हैं और एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की परिस्थिति में नहीं हैं। लेकिन उसके पहले भी काफ़ी समय से हम कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हमारे मूवमेंट्स अनेक कारणों से रिस्ट्रिक्टेड हुए थे, और अभी तो हम बिल्कुल घर के अंदर बंद होकर बैठ गए हैं। मैंने पिछले सप्ताह, क्योंकि मेरी आप सबके साथ किसी न किसी रूप में लगातार संपर्क रहता था, इसलिए काफ़ी दिन अपने क्षेत्र में भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर जाने का मौका नहीं मिला, और स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 घंटे की व्यस्तता के कारण आप में से किसी से बात करने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह प्रयास किया था कि अपने सहयोगी की सहायता से आप सबसे मैं बातचीत करूं। आप सबका, आपके परिवार का, आपके सोसाइटी, आपकी RWA, आपकी संस्था, उसके सभी माननीय सदस्यों का, उनके स्वास्थ्य के बारे में कुशल क्षेम पूछूं, और इस प्रकार से आपसे मिलने की थोड़ी सी मैं तैयारी करूं। मुझे मेरे साथी के द्वारा, मेरा ख्याल से गगन मक्कड़ जी ने आप सबसे बात की है। उन्होंने
आपकी कुशलता के बारे में जानकारियाँ मुझको दी हैं। ये भी बताया है कि अधिकांश लोग लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स का, लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पूरी गंभीरता से आदर कर रहे हैं और यही शायद हम सबके हित में है। लॉकडाउन को पिछले 3 सप्ताह का पीरियड हमने पूरा किया और अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील पर 3 मई तक हम लोग फिर लॉकडाउन के अंदर रहने वाले हैं। इस बीच में समय समय पर अखबारों के माध्यम से और जहाँ पर भी यद्यपि टेलीविज़न पर संपर्क करने का बहुत ही कम समय रहता है, आज भी कम से कम कई दर्जन टेलीविज़न और अखबारों के लिए इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग है, क्योंकि उसको करने के लिए समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। लेकिन जब भी जहाँ पे भी बात करने का मौका मिला है और हमने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी ये व्यवस्था की है कि शाम को 4 बजे हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी जो भी पिछले 24 घंटे की जानकारी होती है उस जानकारी को आप सब देशवासियों के साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छी तरीके से शेयर कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 बजे तो आप ज़रूर टेलीविज़न को देखते होंगे और अपने आप को अपडेट करके रखते होंगे। मैंने भी जिस जिस स्थान पर टेलीविज़न पर कोई स्टेटमेंट दी है या किसी भी रूप में मेरे विचारों को टेलीविज़न पर रखा गया है, उसमें मैंने एक बात प्रमुख रूप से कही है कि यद्यपि हम सब लोग मिलकर, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी हूँ, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम बहुत सारी इस समय रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं। दुनिया में कुछ और देश भी वैक्सीन ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी के खिलाफ। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के 5-6 देश ऐसे हैं केवल जिन्होंने इस कोरोना वायरस को आइसोलेट कर लिया है, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी एक हैं। और दुनिया में थोड़े से देश मिलकर और अलग अलग अपने अपने स्तर पर वैक्सीन की खोज में लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसमें हमारे प्रयासों में साझा सहयोग कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की बराबर भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। लेकिन मैंने बार बार एक बात कही है, वो आप सबसे भी दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि आप RWA के प्रतिनिधि होने के नाते केवल एक अकेले परिवार नहीं हैं। आप समाज के अंदर अपने क्षेत्र में बहुत सारे परिवारों के हितों की रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जब तक कि हम एक इंडिविजुअल वैक्सीन की खोज नहीं कर पाते हैं, जिस वैक्सीन को लगाकर एक व्यक्ति के लिए उस बीमारी से, जिसको हम आज कोविड-19 के नाम से जानते हैं, हम उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तब तक हम सबके लिए एक ही वैक्सीन है जिसको मैंने सोशल वैक्सीन का नाम दिया है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। यानी हम अपने और दूसरे के बीच में लगातार 1-2 मीटर का कम से कम फासला बना के रखें
और मास्क के सहायता से हम अगर मास्क लगाएंगे, हम अगर अस्वस्थ होंगे तो दूसरे को बीमारी नहीं दे पाएंगे, और अगर हमने मास्क लगाया हुआ है और दूसरा अस्वस्थ है तो बातचीत करते समय वो भी हमें बीमारी नहीं दे पाएगा। इसलिए हमने कहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये दोनों मिलकर हमारे लिए आज सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसलिए मुझे आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा की चिंता करते हुए सबसे पहले तो यही कहना है कि कृपया इस लॉकडाउन को एक साधारण कोई प्रक्रिया मत समझिए, जहां पर ठीक प्रकार से सारे इस बीमारी को हैंडल करने की प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया गया। उन दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में भी कितनी तकलीफ हो रही है उसको आप स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। टेलीविज़न के माध्यम से सारी दुनिया के साथ वो चीज़ें शेयर हो रही हैं। इसलिए अपने परिवार के अंदर, अपने घरों के अंदर रहिए। अपनी सोसाइटी के लोगों से भी आपस में बात करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैं आज आपसे सबसे बात कर रहा हूँ, आज तो इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतने तरीके विकसित हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले देश भर के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो फील्ड के मॉनिटर्स हैं और सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ पोलियो इरेडिकेशन में काम किया, उनके साथ मैंने अपने दफ्तर में बैठ के सारे देश के 1600 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अभी 2 दिन पहले इंदौर में, मुंबई में, थाने में, जहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ पर अपने अधिकारियों के साथ और अपने कुछ अपने हमारा संगठन आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो इस समय बहुत तरीके से सहायता कर रहे हैं इस युद्ध को लड़ने में, उनके साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कि कैसे हम वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर प्रयास कर सकते हैं उसकी कोशिश की। आज शाम को मैं पूना के लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। आज दिन में मैं अपने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ करने जा रहा हूँ। सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मैं इसी प्रकार से जैसे आपसे बात करता हूँ, या तो टेलीफोन से या एक साथ इसी प्रकार से बातचीत करता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि आप सब भी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संपर्क बना के रख सकते हैं अपनी अपनी RWS में, और घर में रहकर और घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, और इस अवसर पर विशेष रूप से जो घर में बुज़ुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं और घर में अगर गर्भवती महिलाएं हों, उन सब का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग किसी भी कारण से पहले से अस्वस्थ हैं, उनको शरीर में कोई हार्ट का, कोई लंग्स का, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई डायबिटीज़ की, कोई किडनी की, किसी भी प्रकार की ज़्यादा बीमारियां हैं, और उनको अगर भगवान ना करे ये तकलीफ़ होती है तो उनको तकलीफ़ से बाहर निकलने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि किसी को जो पहले से रोग है अगर उसको तकलीफ़ आ गई तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए रिस्क ज़्यादा है। इस बीमारी से हम सबको कोई पैनिक होने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे साधारण फ्लू होता है, हमें खांसी जुकाम होता है, उसी तरह से इस कोरोना वायरस के कारण भी हमारे शरीर में
कभी कभी मामूली से सिम्टम्स होते हैं, बुखार हो सकता है, गला खराब हो सकता है, जुकाम खांसी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन 80% से ज़्यादा लोग वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उनको किसी विशेष उपचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई थोड़ा बहुत बुखार हो गया तो बुखार की गोली दे दी, थोड़ा ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा, थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा, और इसी कारण से अभी हम लोगों ने जो, अगर भगवान ना करे आने वाले समय में ये बीमारी का प्रकोप भारत में और तेज़ी से बढ़े, मुझे व्यक्तिगत तौर पर उसकी उम्मीद नहीं लगती है। उसके कारणों का भी मैं आपके सामने अभी विश्लेषण करूंगा। तो ऐसे 80% लोगों के लिए हमने विचार किया कि इनका इलाज करने के लिए इनको अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको हम लोग होटलों में, हॉस्टल्स में, गेस्ट हाउसेस में, स्टेडियम्स में, ऐसी स्थानों पर इनके लिए व्यवस्थाएं करेंगे जहां मिनिमम मामूली उनके लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था करके उनकी देखभाल की जा सकती है। और बाकी 20% मरीज़ों को अस्पताल में, और अस्पताल में भी जहां ऑक्सीजन की, आईसीयू की व्यवस्था हो, या बहुत गंभीर मरीज़ हों जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसी व्यवस्थाएं सारे देश में की हैं। बहुत बड़ी संख्या में पूरी तरह से इस बीमारी का इलाज करने के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप इसके कारण पैनिक में आ जाएं। हमने सब प्रकार की तैयारी की है, वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में भी अपने भारत को उसके अंदर तकलीफ ना हो इसके लिए। लेकिन आप सबसे मेरा जो निवेदन है, जो द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू अंडरलाइन अगेन एंड अगेन, कि अगर आपने सावधानी पूरी बरती, आपने अपने परिवार में सावधानी पूरी बरती, जो बातें बताई जा रही हैं क्योंकि वो बहुत मामूली हैं, इसलिए लगता है कि ये मामूली सी बात तो हमको शायद पता ही है, लेकिन पता होने के बाद भी हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे स्क्रीन पे दिखते हैं जिनको मास्क इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है लगाना, और ये जो मामूली मामूली चीज़ें हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। आपने देखा कि पिछले समय में देश के 135 करोड़ लोगों को छोटी छोटी ये बातें भी कम्युनिकेट करने के लिए हमने आपके टेलीफोन के अंदर जो कॉलर ट्यून थी उसके अंदर भी एक संदेश डाल दिया था। ये संदेश लगातार टेलीफोन के अंदर, जो कि देश के हर व्यक्ति के पास है, दूर दराज के गांव और आदिवासी क्षेत्र में भी है, वहाँ पर भी उस कॉलर ट्यून के माध्यम से हमने लोगों को बताया कि अगर आपको खांसी है, अगर आपको गले में तकलीफ़ है तो डॉक्टर को संपर्क करना है। दिन में कई बार हाथ को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है। अपने हाथ को नाक, मुंह और आँख के ऊपर नहीं लेके जाना है। और जिन सर्विसेज को हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं उनको लगातार साफ़ करते रहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और जिस प्रकार से कहा गया आजकल कि भाई लॉकडाउन में घर के अंदर ही रहिए, अपने मुंह और नाक को किसी भी साधारण घर में बने हुए मास्क से अथवा किसी भी फेस कवर से आप कवर करके रखें, तो ये बहुत बड़ी कोई अपने आप को बचाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कोई डिफ़िकल्ट बातें नहीं है। मैं ये चाहता था कि कम से कम मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में जो है बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। दिल्ली में आप जानते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग बीमारी से प्रभावित हुए हैं। शायद
महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर बीमारी ने लोगों को घेरा है। उसके बाद तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों के अंदर भी बीमारी फैली है। मैं आने वाले समय में ज़रूरत के अनुसार आपसे इसी प्रकार से संपर्क में रहूँगा। मैंने आज सोचा था कि क्योंकि आप सब बहुत ही जिम्मेदार, पढ़े लिखे और इंडिविजुअल ना होकर एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोगों की संस्था के प्रमुख हैं, इसलिए बहुत सारी जानकारियां जो आपको अखबार से या टेलीविज़न से मिलती हैं शायद एक ही स्थान पर आपको पूरी समग्र जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए मैंने समय निकालकर ये प्रयास किया कि मैं आज आपसे मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया है और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत सरकार और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले लगभग 3.5 महीने से किस प्रकार से निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि हम अपने भारत के लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरीन तरीके से रक्षा कर सकें। अभी आप स्क्रीन पर इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। एक एक स्लाइड को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बारे में मोटा मोटा आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद आप में से कोई 2-4 लोग जिनके मन में कोई विशेष प्रश्न होंगे कोरोना के संदर्भ में, उनको मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा। इस समय इस हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने अपने क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों को भी बुला रखा है। बाद में कार्यक्रम ख़त्म होने पे एक बार मैं उन्हें कॉल करूंगा तो वो निश्चित रूप से स्क्रीन पे आएंगे, आपको भी अंदाज़ा रहेगा। उन अधिकारियों से भी मेरा ये कहना है कि भले ही लॉकडाउन है लेकिन लोगों को क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से भी मेरा ये कहना है कि इस लॉकडाउन के बावजूद बहुत सारे लोग, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, चाहे वो सफाई के क्षेत्र के हों, वो अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर हम सबके प्राण की रक्षा करने के लिए फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके हितों की भी रक्षा करना, उनका आदर करना, उनकी चिंता करना, उनके लिए मन में संवेदनशीलता का भाव रखना, ये भी हम सबका कर्तव्य है। अधिकारी लोग इस बात की चिंता करें कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बहुत सारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, वो सफाई से जुड़ी हुई हों, वो सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई हों या अन्य विषयों से जुड़ी हो, उनके बारे में भी हम किसी भी तरह की कैजुअल अप्रोच ना रखें, उनके बारे में किसी भी तरह की कोई कोताही और लापरवाही ना करें। मैं अभी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। पहली स्लाइड दिखाइए। ये जो स्लाइड है इसमें आपको एक पूरे दुनिया का एक ग्लोबल स्नैपशॉट है ये, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसने चाइना में कोरोना वायरस के आने के बाद सबसे पहले
इसको भारत में हैंडल करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। जब ये भारत में आया भी नहीं था, चाइना के बाहर भी दुनिया में नहीं कहीं गया था, और चाइना में भी एक वुहान शहर प्रोविंस के अलावा कहीं नहीं गया था। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि चाइना ने 31 दिसंबर 2019 को दुनिया के लोगों को ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ निमोनिया के केसेस आए हैं, जो हमको समझ में नहीं आता कि उनका कारण क्या है, और ये वुहान शहर में आए हैं। उसके बाद 7 दिन में ही चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि ये एक नया किस्म का कोरोना वायरस है। आप जानते हैं पहले भी 6 कोरोना वायरस भारत में या दुनिया में आए हैं। इबोला आया था 2014 में, उसके पहले सार्स, मार्स, स्वाइन फ्लू इत्यादि बहुत सारे आए हैं। तो ये लगभग 7वां कोरोना वायरस है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 7 तारीख को ये घोषणा दुनिया के सामने चाइना ने की थी, और मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 8 तारीख को अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में एक एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी, पहली, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को हमने बुलाया था। अगले 1 सप्ताह के अंदर हमने सारे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए, सारे प्रदेशों के लिए डिटेल्ड हेल्थ की एडवाइजरीज हम लोगों ने इशू कर दी कि अगर ये तकलीफ़ भारत में आती है तो हमको क्या क्या करना है, किस किस प्रकार से करना है। 17 तारीख को ही हमने फैसला किया कि चाइना, हांगकांग इत्यादि से आने वाली सभी फ़्लाइट्स, उनकी देश के जो मेन 7 हवाई अड्डे हैं, उन पर हमें हर एक पैसेंजर की स्क्रीनिंग करनी है, थर्मल स्क्रीनिंग करनी है। उसी दिन हमने अपनी चाइना की एम्बेसी को सूचित किया कि वहाँ से जो भी लोग भारत वापस आते हैं उनका डिटेल्ड विवरण हमारे को दिया जाए, और भारत में आने वाले सब लोगों की चाइना से हमने, उसको कम्युनिटी सर्वेलेंस कहते हैं, उनके मूवमेंट पर पैनी निगाह रखने का काम शुरू किया। और लगातार वो कम्युनिटी सर्वेलेंस का काम जो हमने 17 तारीख को शुरू किया वो आज तक भी चल रहा है। आज भी 6.25 लाख लोगों के ऊपर हमारे देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष पैनी निगाह है, क्योंकि वो लोग हैं जो संभावित शायद बीमारी को आगे फैला सकते हैं। और इसी सर्वेलेंस का परिणाम था कि जो भारत में पहला केस आया वो 24 तारीख को एक मेडिकल स्टूडेंट 20 साल की चाइना में पढ़ने वाली वो भारत में आई, और हमने उसको भारत में कलकत्ता एयरपोर्ट पर लैंड करते ही उस समय से ट्रैक करना शुरू किया। और उसको जैसे ही सिम्टम्स हुए उसके टेस्ट कराए। 30 जनवरी को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया और पहला केस भारत के अंदर जो है रिपोर्ट हुआ। आप इस स्लाइड में नीचे देख रहे हैं कि 30 जनवरी वो तारीख है जब दुनिया के लिए ये इमरजेंसी हो सकता है। WHO ने इसके बारे में दुनिया को सूचित किया, लेकिन हमने दुनिया में सबसे पहले 8 जनवरी को इसके बारे में संज्ञान लिया। और ये दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है, सारे दुनिया में इसका प्रकोप फैल गया है। इसको स्वीकार करते करते तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 11 मार्च की तारीख इसमें लिखी है। ये पहला मरीज, इसकी हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जिसकी भारत में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बच्ची मेडिकल स्टूडेंट चीन में कौन से हवाई जहाज से बैठी थी, इसके बगल में कौन बैठा था, इसके पीछे कौन बैठा था, इसके आगे कौन बैठा था, उस हवाई जहाज में कौन कौन से लोग थे, कलकत्ता के एयरपोर्ट पर आने के बाद ये किससे मिली, फिर कलकत्ता में
कौन सी फ्लाइट पकड़कर कोची गई, कलकत्ता और कोची के कौन कौन से होटल्स में रुकी रात में, कहाँ कहाँ इसने टैक्सी पकड़ी, प्राइवेट अपनी गाड़ी से जब ये घर में पहुंची है, उस बीच में हमने सब स्थानों पे मिलाकर 162 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पहले केस के लिए, और इन 162 लोगों के डिटेल्ड टेस्टिंग करने की कोशिश की गई, इनको सर्वेलेंस में रखा गया, इन पर पैनी निगाह रखी गई। और हमारा जो दूसरा केस था भारत में, वो इसके ही बगल में हवाई जहाज में बैठने वाली एक दूसरा पैसेंजर था जिसको इसने इन्फेक्शन दिया, और वो 1 तारीख को पॉजिटिव पता लगा। ये केवल इस बात का सूचक है कि किस प्रकार से हमारे देश में हमने किस स्तर का कम्युनिटी सर्वेलेंस किया और किस स्तर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। ये जो आज आप सुनते हैं कि फलाने आदमी को क्वारंटाइन में रख दिया गया, 14 दिन के लिए उसको अलग रख दिया गया, या किसी को कहा गया कि अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ, उसके पीछे सोच यही है कि जिसके पास इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन लेकर आया है, वो अगले 14 दिन में किसी दूसरे को दे सकता है, इसलिए उसको दूसरों से अलग रखना है। ये बहुत बड़ा वृहद काम था। अभी आप देख रहे हैं ये जो स्लाइड है कि अभी भी सारे दुनिया के अंदर कितनी विषम परिस्थिति है। एक तरफ आप चाइना का फिगर्स देख रहे हैं कि वहाँ कितने केसेस हुए हैं, और कल का फिगर देख रहे हैं कि कल भी चाइना में 352 केसेस हुए हैं। 4,500 से ज़्यादा वहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं। यूरोप में आप देख रहे हैं कि कल भी पूरे यूरोप में 37,778 केसेस हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं कि सारे दुनिया में कल के अंदर खाली सिर्फ कल, ये जो बाएं तरफ आपको एक स्लाइड दिख रही है नीचे, इसमें आप देख रहे हैं कि केवल कल जो है पूरे दुनिया में 8,493 लोगों की डेथ हुई है। और अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, वहाँ कितने केसेस, कितनी डेथ्स, इस आंकड़े को देखकर आपको अंदाज़ा होता होगा कि दुनिया में किस प्रकार की विषम परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है। आज शायद सारे दुनिया के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो हमारे भारत की है। ये अभी भारत में जो हमारे इस समय पॉजिटिव केसेस हैं 14,378, इसमें से आप देख रहे हैं कि जो मरीज़ लगभग ठीक होकर घर चले गए वो संख्या भी लगभग 2,000 पर पहुंचने वाली है, और जो दुर्भाग्य से डेथ्स हुई हैं उनकी भी इसमें 480 लोगों की जानकारी दी गई है। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, ये सब जानकारियां इसमें है। इतनी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये सिर्फ स्लाइड आपको बता रही है कि किस किस स्टेट में कितना डिजीज़ बर्डन है, यानी कितने मरीज़ कहाँ डिस्चार्ज हुए हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस इत्यादि के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये शायद स्लाइड जो है इतनी डिटेल में आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी किस प्रकार से धीरे धीरे करके ये केसेस बढ़ रहे हैं। हमने शुरुआती दौर से ही, जैसा हमने कहा कि बहुत प्रोएक्टिवली काम किया।
17 तारीख को ही 7 एयरपोर्ट्स पर हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी। 18 तारीख को कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोची, हैदराबाद, बेंगलोर, और बाद में ये धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया में सिचुएशन इमर्ज करती गई, हम अपने जो देश बाहर से जिनके पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करते थे उनकी संख्या बढ़ती गई। एक स्टेज पे 12 बड़े देशों के साथ आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होती थी, और करते करते वो ग्रेडेड होते होते एक स्टेज में सारे दुनिया से आने वाले हर पैसेंजर की हमने स्क्रीनिंग की। एक एक दिन में कई कई हज़ार, 60 70 70 80 हज़ार लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग करते थे। समय समय पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरीज हैं, जनता कर्फ्यू आप सब ने पार्टिसिपेट किया 22 तारीख को, फिर लॉकडाउन में आपने पार्टिसिपेट किया। नेपाल में पहला केस आया तो हम लोगों ने जो नेपाल के बॉर्डर हैं, जो उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ, वहाँ पर हमने स्क्रीनिंग शुरू की, और 20 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने नेपाल के बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की। करीब 15,000 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को स्क्रीन करते हुए हमने 15.5 लाख पैसेंजर्स की हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की। जितने लोग शिप पे चलते थे, ऐसे हमारे देश में एक दर्जन बड़े सी पोर्ट्स हैं और 65 के करीब नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं, उन पे हमने करीब 47-48 हज़ार लोगों की स्क्रीनिंग की। ये स्लाइड आपको मोटे तौर पर ये ध्यान दिला रही कि हमने समय रहते, समय से पहले दुनिया के बहुत सारे देशों ने जब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई उसके बाद बहुत सारे एक्शंस लिए, और बहुत सारे एक्शंस तो शायद अभी भी नहीं लिए हैं। जैसे अमेरिका में भी अभी केवल न्यूयॉर्क में लॉकडाउन है, और अमेरिका में अभी इस समय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हो गए, उसने चाइना वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया है। ये स्लाइड भी वही बात बता रही है आपको कि किस प्रकार से क्या क्या हम लोगों ने समय समय पे एक्शंस लेते गए। देश में जो जो चीज़ें उपलब्ध करानी थी, देश में जो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का अपग्रेडेशन करना था, आइसोलेशन बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर देश जाए तो उसके लिए सारी जानकारियां और सारी जो सुविधाएं क्या क्या ज़रूरी है वो सब हमने तैयार करके उपलब्ध करके रखी हैं। नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं कि शुरू से ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक्टिविटीज़ को खुद पर्सनली भी मॉनिटर किया, उन्होंने खुद भी मीटिंग्स ली, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिसके अंदर हमारी अध्यक्षता में कई सारे 5-6 मिनिस्टर्स आप देख रहे हैं, उसकी एक मीटिंग की फ़ोटोग्राफ है इसमें। कल हमारी उस ग्रुप की 12वीं मीटिंग हुई, और लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग चर्चा करते रहे। सारे देश के हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ हम लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे। सारे देश के चीफ मिनिस्टर्स को हमने चिट्ठियां लिखी, हेल्थ सेक्रेटरीज़, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, पार्लियामेंट के साथ सारी चीज़ें शेयर की, और अपने प्रमुख अधिकारियों को सारे देश में अभी भी हम लोगों ने जगह जगह भेजा हुआ है जो वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को, और हमारे को सारी कमियों के बारे में या कोई भी चीज़ और करने के बारे में गाइडेंस देते हैं। ये आप स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट्स पर, शिप और लैंड बॉर्डर्स पर हमने स्क्रीनिंग किया। दूसरा, इसमें ये सारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमने की, अभी सर्वेलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो सामान वगैरह तैयार करना था देश के लिए, चाहे वो N95 मास्क हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स हैं, टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्रीज़। आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी कुछ साल पहले तक इस वायरस को टेस्ट करने के लिए, वायरस कोई भी टेस्ट करने के लिए जो हमारा सैंपल है वो अमेरिका जाता था। जनवरी के पहले सप्ताह में
हमारे पास देश में एक लेबॉर्ट्री थी जहां पुणे के अंदर ये टेस्ट हो सकता था। सारे देश के अंदर से सैंपल वहां जाते थे। हमने इसी दौरान जो है अभी अपनी इस कैपेसिटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। करीब 125 से 200 के बीच में लगभग हर रोज़ ये नंबर हर मोमेंट चेंज होता रहता है। शायद 180 से ऊपर अभी लेबॉर्ट्रीज जो है हमने अपनी सरकार की इस्टेब्लिश कर दी है देश भर में। एक दिन के अंदर 70,000 से ज़्यादा टेस्ट करने की कैपेसिटी हमने अपने देश में विकसित कर दी है। और सारे देश भर में इसी तरह से 70-80 प्राइवेट लैब्स को भी ये कैपेसिटी विकसित करने के लिए हमने तैयार किया है। 1.5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने देश में लोगों को इस बीच में ट्रेन किया, क्योंकि इसको हैंडल करना भी उसके लिए एयरपोर्ट्स के स्टाफ से लेकर और हमारा ज़मीन के ऊपर रहने वाला जो ग्राउंड का ग्रास रूट का हेल्थ वर्कर है, रिस्क को कम्युनिकेट करने के लिए सब प्रकार के हमने अखबार, टेलीविज़न में एड्स और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो ट्रेनिंग की उसके बारे में मैंने आपको बताया। और लगातार इन सब कैपेसिटीज़ को एनहेंस करते हुए हमने सारे देश को कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। ये आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड दिखा रही है कि ये काम कितना कठिन था, क्योंकि पहली बार किसी भी युद्ध में जिसमें एनिमी के बारे में, दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो उसके लिए सबको ट्रेन करना, आश्वस्त करना बहुत ज़रूरी था। कितने सारे प्रकार की ट्रेनिंग्स हम लोगों ने की उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। एक अकेले 6 मार्च को ही हमने जब ट्रेनिंग की दिल्ली में 250-300 टॉप मोस्ट दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशियल्स की, तो उस समय 1000 स्थानों पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो में ऑनलाइन जो है सारे देश में हम लोग जो है हज़ारों लोगों को ट्रेन कर रहे थे। इसी तरह से स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे देश के हॉस्पिटल्स में हमने इस बीच में इसी 1-1.5-2 महीने में लोगों को ट्रेन किया तकलीफ़ को हैंडल करने के लिए। वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए हर एक डॉक्टर जो फील्ड में है वो वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल रूटीन में नहीं करता है, उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग दी। अभी जो अपने देश में डॉक्टर्स कोविड के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको हमने एम्स के डॉक्टरों के साथ एक 24/7 उनका कनेक्टिविटी किया हुआ है, एक कांटेक्ट करके, एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से। और बीमारी को बीमारी का जो हर फील्ड है उसको डायग्नोज करने के लिए, और उसको चाहे वो उसकी एपिडेमियोलॉजी हो, उसका सर्वेलेंस हो, लेबॉर्ट्री हो, उसका इलाज हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को और दूसरे लोगों को ट्रेन किया। ये मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से हवाई अड्डों पर और सी पोर्ट्स पर कितने कितने लोगों को हमने, नेपाल के पास जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पर, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस है, तो यहाँ बहुत सारे लोग, संभावना होती है कि शायद पोरस बॉर्डर में 100% ठीक से स्क्रीनिंग ना हो पाए, तो वो रिस्क भी हमने नहीं लिया। हमने नेपाल के पास के 5000 जो है आसपास के गांवों में 5000 से ज़्यादा ग्राम सभाएं आयोजित की लोगों को पूरी तरह से इसके लिए तैयार करने के लिए। ये सारी डिटेल्स हैं कि किस प्रकार से समय समय पर हमने इंटरनेशनल ट्रैवल की एडवाइजरीज़ को अपनी मॉडिफाई किया, और अंत में 22 मार्च को हमने सारा इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है भारत के अंदर आने वाला उसको सस्पेंड किया। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर भी हवाई जहाज़ एक दूसरे के एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन 22 मार्च को हमने सारे इंटरनेशनल ट्रैफिक को, जो भारत में आखिरी व्यक्ति है वो 23 मार्च को आया, जो यानी 22 मार्च को चला वहाँ से, कहीं से भी विदेश से नेक्स्ट,
ये इतनी विषम परिस्थितियों में भी लगभग 2,500 से ज़्यादा अपने भारत के लोगों को जो वहाँ फंसे हुए थे, ईरान में, इटली में, जापान में और चाइना में, उनको हम लोग भारत में लेके आए। 48 विदेशियों को भी निकाल के लाए यहाँ। उनको हमने 14 दिन से 18 दिन के बीच क्वारंटाइन में रखा और उसके बाद उनका टेस्ट करके जब वो नेगेटिव हुए तब हमने उनको जो है भारत के अंदर छोड़ा। ये स्लाइड के बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया कि किस प्रकार से देश में, मैंने आपको 7 लाख बताया था। ये लेटेस्ट अभी इस समय हम 8,04,020 जो भारत के अंदर लोग हैं वो हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर हैं और उनमें से हमने 12,941 को हॉस्पिटलाइज किया, 63,000 सिम्टोमेटिक थे। ये स्लाइड आपको, ये पोर्टल है जो हमारा, जिसपे कि एक एक व्यक्ति के बारे में सारे स्टेट्स के साथ सारे देश में इन व्यक्तियों को कितने लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है और इनकी जानकारी कैसे हैंडल होती है, इसको ये पोर्टल डिपिक्ट कर रहा है। ये सारा जो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हुई, कब कब उसकी जानकारी है। समय समय पे क्या क्या गाइडलाइंस चेंज किया, क्या क्या हमने ऑर्डर्स दिए। ये अभी मैंने बताया कि अभी तक 3,39,000 लोगों का हम टेस्ट कर चुके हैं और ये हमारा सारा लैब्स का जो हमने नेटवर्क अपना स्ट्रेंथन किया उसके बारे में है। अभी हमारी योजना है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट रोज़ भारत में कर पाएँ। इस तरह इस लेवल पर हम विकसित करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। इस समय जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक लेबॉर्ट्री से अपने देश में इसी 2-3 महीने में 183 लेबॉर्ट्रीज़ वो अप्रूव करके और वो खड़ी कर दी है, जो टेस्ट अब से कुछ समय पहले तक अमेरिका जाया करता था। इसी के साथ साथ 80 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 16,000 देश में कलेक्शन सेंटर्स हैं। ये एक स्लाइड है जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो हमने सारे देश में डेडिकेटेड अस्पताल कोविड के लिए बनाए हैं, उनमें आईसीयू के कितने बेड्स हैं, उनमें कितने दूसरे बेड्स हैं, ये सेंटर में कितने हैं, स्टेट्स के कितने हैं, ये सारी उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये किस प्रकार से सारे देश को हम बराबर सूचित कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 117 करोड़ टेलीकॉम के सब्सक्राइबर्स को अपने कॉलर ट्यून्स के माध्यम से इंग्लिश, हिंदी और 11 रीजनल मैसेजेस में हमने ये कॉलर ट्यून लोगों को, एक एक देश के व्यक्ति को हम एजुकेट करना चाहते थे। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में 543 करोड़ लोगों को, इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या के अंदर देश के अंदर जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इनको हम लोगों ने 235 करोड़ टेक्स्ट मैसेजेस। एडवर्टीजमेंट्स तो लगातार बहुत अखबारों में दिए गए, टीवी पे आप देख रहे हैं, रेडियो स्पॉट्स, टीवी स्पॉट्स, डेली की 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग, हर तरीके से देश को हम लोगों ने सूचित रखने का, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या जानकारी है, ये देने का प्रयास किया है। ये वही है जो अभी मैंने बताया, उसी की कंटिन्यूटी है। किस प्रकार से फेसबुक पर, यूट्यूब से, प्रेस रिलीज से, व्हाट्सएप और जितने भी ये एक कॉल सेंटर हम लोगों ने सारे देश में कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। एक सेंट्रल कॉल सेंटर है जिसमें कि कई लाख कॉल्स आ चुके हैं। एक ईमेल आईडी है जिस पे ये, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे दिल्ली के कॉल सेंटर में 6 लाख हम लोग जो है कॉल्स को आंसर कर चुके हैं, पूरा गाइडेंस उनको देते हैं और लगातार जो है ये सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम देश के 135 करोड़ लोगों के साथ बराबर कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। ये वही सारा कुछ है जो 17 मार्च से मैंने आपको बताया कि कब कब क्या क्या मेजर डिसीजंस हुए। इसमें विशेष रूप से बैक लाइए, 2-4 चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि घर में रहते हुए इलाज के लिए अस्पताल पे जाना, डॉक्टर के पास जाना, तो हमने टेलीमेडिसिन की जो है कानूनन गाइडलाइंस को इसी बीच में
नोटिफाई किया, और अभी ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोग वीडियो और डिजिटल तरीके से टेलीफोन के माध्यम से अपनी एडवाइस ले सकते हैं, उसको भी कानूनी बना दिया। जो फार्मासिस्ट है, आपका जो फार्मेसी है, जो केमिस्ट की दुकान है, वहाँ से दवाई आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पर घर में भेजी जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ों में हमने परिवर्तन किया। सारे सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपना संपर्क स्थापित किया। आप लोगों ने सब टेलीफोन पे, उस पे, टेलीविज़न पे ये सब चीज़ें देखी है। ये 1.70 लाख करोड़ का गरीब लोगों के लिए पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। 15,000 करोड़ रुपए का सारे देश के स्वास्थ्य विभागों के लिए अलग से, किस तरह से गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना, हर 3 महीने तक उनको, हर परिवार को 5 किलो चावल इत्यादि जो है, ये सारी समय समय पे बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। मैं सोसाइटी, समाज में भी लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे खड़े होकर और गरीब लोगों की इस समय पे चिंता की है, वो भी सब बधाई के पात्र हैं। आप भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे होंगे। ये वही सारी जानकारी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रहे हैं। इतनी डिटेल का समय नहीं है कि हम एक एक चीज़ को विस्तार से डिस्कस करें, लेकिन ये अभी लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में सब आपने टेलीविज़न से, अखबारों से पढ़ा है। ये सारी गरीबों के लिए जितनी प्रकार की स्कीम्स हैं, कितने तरह के पैकेजेस की, यानी एक फ्रंट पर लड़ाई नहीं हो रही है कोविड के ख़िलाफ़। कोविड के ख़िलाफ़ कई फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितने देश में गरीब लोग, उनका काम बंद हो गया है, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। सब जगह पे जब काम बंद हो जाता है तो तनख्वाह नहीं मिलती है, रोज़ की दिहाड़ी नहीं मिलती है, तो फिर खाने की कितनी समस्या होती है। तो ये सारी बातों की भी सरकार ने किस तरह से चिंता की है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, फार्मर्स के लिए, उज्ज्वला की जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह से 3 महीने के लिए फ्री सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है। कल्याण योजनाएं जितनी भी हैं उनके बारे में इसमें चर्चा है। नेक्स्ट, ये हमारी बहनों के लिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ये सब इसकी डिटेल्स, एक एक डिटेल को चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपको एक फील देने के लिए कि कितने मोर्चों पर जो है लड़ाई ये हम लोगों को लड़नी पड़ रही है। ये जो एक स्लाइड है, ये हमारी जो अपना दूसरा मंत्रालय है साइंस में, हम कैसे वैक्सीन के माध्यम से वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम जो नई दवाओं को खोजने के लिए अलग से रिसर्च कर रहे हैं, कैसे हम जो वायरस है उसकी जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। नीचे देखेंगे आप कि जहाँ CSIR की 5 pronged स्ट्रैटेजी का चर्चा हुई है, वहाँ पे हम वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जो लोग साइंस से जुड़े वो जानते हैं कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भारत से पोलियो को हम लोगों ने इरेडिकेट किया तो आखिरी के सालों में कहीं पर भी पोलियो का केस आता था तो उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती थी, और उससे फिर हम लोग एस्टैब्लिश करते थे कि यहाँ पर इस मोहल्ले में, इस शहर में ये वायरस आया तो ये कहाँ से आया। वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग से बाकियों की कंपेयर करने पे तो इस समय दुनिया के कई देशों ने वायरस जो हमारा कोरोना है इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके उसको पब्लिक डोमेन में रखा है। ऐसे ही भारत भी कर रहा है। अभी अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आप देखेंगे कि 500 से ज़्यादा वायरसेस की अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर चुके होंगे। ये बहुत सारे चीज़ों में हमें हेल्प करेगी। अभी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने मेरे ट्विटर हैंडल पे देखा होगा कि एक हमारी श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा टेस्ट के लिए एक लैंप डिवाइस कर दिया है जिसको ICMR और सब जगह से स्वीकृति हो गई है, जो कि शायद दुनिया में सबसे पहला ये होगा ये इसका टेस्ट करने के लिए, जिसमें कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये इसका कोरोना वायरस का टेस्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप हमने लिया है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस आरोग्य सेतु ऐप को अपने अपने
टेलीफोन्स के अंदर जो है इसको डाउनलोड कराइए, अपने सभी मेंबर्स से डाउनलोड कराइए, अपने सभी परिवार जनों से इसको डाउनलोड कराइए, क्योंकि ये आरोग्य सेतु ऐप जो है ये आपकी सेफ्टी में बहुत मदद कर सकता है। आप अगर कहीं पर भी हैं और आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि एक प्रकार से सस्पेक्ट है कोविड का पेशेंट, तो वो आपको अलर्ट देगा। अभी उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा तो शायद उसी में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। इसलिए आरोग्य सेतु जिसने डाउनलोड किया होगा वो फ़ायदे में रहेगा, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। केवल एक लाइन में मैं इतना कह सकता हूँ। तो आरोग्य सेतु ऐप को आप ज़रूर निश्चित रूप से अपने अपने फ़ोन्स में डाउनलोड करें। अभी कुछ ही दिनों के अंदर कई करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है। ये कई सारी चीज़ें हम लोग जो साइंस के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अभी ब्रॉडली हालांकि बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, हमने ये कुछ ही स्लाइड्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी लेकिन इतना अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबके लिए सेटिस्फाइंग बात यह है कि देश में कहाँ पर हमारा दुश्मन बैठा है, कितनी मात्रा में बैठा है, किस किस घर में बैठा है, हमारे को ये सारी चीज़ों की जानकारी है। जैसे उदाहरण के लिए करीब मान लीजिए हम ये कहें कि 350 350 के करीब देश में ऐसे ज़िले हैं जहाँ वायरस अभी तक नहीं जा पाया है। करीब 170 ऐसे ज़िले हैं जहाँ हमारा जिनको हमने हॉट स्पॉट्स की संज्ञा दी है, जहाँ समझिए कि 5 से लेकर और 15 से ऊपर के इतने नंबर के केसेस हैं। इन 170 ज़िलों को भी हमने 2 तरीके से बांटा हुआ है, जहाँ 15 से ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ 15 से कम केसेस हैं। उन दोनों प्रकार के ज़िलों को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की स्ट्रैटेजीज़ हैं। कहाँ पर हम एक केस अगर है तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक एक घर को स्क्रीन कर रहे हैं, या 5 किलोमीटर के दायरे में एक एक घर को स्क्रीन कर रहे हैं, उसको कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और लगभग 200 ज़िले ऐसे हैं देश में जहाँ 1 2 3 ऐसे करके केसेस हैं। तो हमें पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है, इन सारे ज़िलों को भी हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। मान लीजिए येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज और ग्रीन वगैरह। और जैसे जैसे ज़िलों की जो कंडीशन बेटर होती है, मान लीजिए कहीं 14 दिन से कोई केस नहीं आया तो वो एक कैटेगरी से दूसरे में जाता है, अगर 28 दिन तक नहीं आया तो तीसरी में जाता है। वो उतनी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और पूरी हमारी पैनी नज़र है कि देश में हम अभी इतने बड़े देश में अभी सेकंड स्टेज जो होती है ट्रांसमिशन की, जिसमें हमको पता है कि बीमारी कहाँ पर है, उस स्टेज में है। जो इससे ज़्यादा बड़ी स्टेज होती है, आपने भी देखा हो कि बार बार टेलीविज़न पे लोग हमसे भी सवाल पूछते रहते हैं, 4 बजे भी पूछते हैं। कई बार मीडिया के लोग कहते रहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया हमारे देश में। तो अभी हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। हम लोग हर चीज़ को पैनी निगाह से पकड़ में रखे हुए हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बातें सरकार की ओर से एडवाइजरी के रूप में आपको समाज में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, उनका अगर आपने पालन किया तो शायद हम सब के लिए वही आप सबका बेस्ट देश के लिए, समाज के लिए इस समय कंट्रीब्यूशन होगा। जहाँ जहाँ लॉकडाउन के प्रिंसिपल को लोग वॉयलेट कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। पिछले समय में माइग्रेंट लेबर्स का इशू आया, दूसरा एक तबलीगी वाला इशू आया। आपने देखा कि उसके कारण सारे देश में हम लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई। 20 से ज़्यादा स्टेट्स जो है केवल इसलिए ज़्यादा प्रभावित हो गए क्योंकि दिल्ली से लोग जो है देश के अंदर जगह जगह चले गए और ठीक व्यवहार ना करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए बड़ी बड़ी गैदरिंग्स उन्होंने की। इसलिए
ये जो सावधानियां रखना कितना आवश्यक है हम सब के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एक तो चाहता हूं कि जो हमारी अधिकारी यहाँ पर इस समय हो, अगर वो ज़रा उधर से अपना परिचय देते हुए हमें हेलो करें तो अच्छा रहेगा। मैं ईरा सिंगल जी यहाँ पर हैं, केशवपुरम जोन की डीसी जो हैं। मैं अभी एक तो चाहता हूँ कि जो हमारी अधिकारी यहाँ पर इस समय हो, अगर वो ज़रा उधर से अपना परिचय देते हुए हमें हेलो करें तो अच्छा रहेगा। मैं ईरा सिंगल जी यहाँ पर हैं, केशवपुरम जोन की डीसी जो हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप मुझे पता है कि आप सारे अपने क्षेत्र की चिंता कर रही हैं, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम है, चुनौतीपूर्ण समय है। हमारे लोगों को इस चुनौतीपूर्ण समय में भी कोई किसी किस्म की कठिनाई ना हो, इसकी आप चिंता ज़रूर कर लीजिए। अभी मुझे पता लगा यहाँ पे रूपराम चौधरी साहब भी हैं, रूप चौधरी जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो अभी आपका जो मदर डेयरी का जो काम है वो स्मूथली चल पा रहा है? सर हम पूरा अच्छी तरीके से सब जगह जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है और हमें कंफर्म कोई फोन करता है उसको अटेंड करते हैं सर, और सब जगह हम दूध की अच्छी तरीके से सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बार ईरा जी आए जरा सामने। ईरा सिंगल जी, ईरा सिंगल जी। जी सर। ईरा जी, कुछ आप कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के आरडब्ल्यूए के लोगों को? सर कुछ लोग यहाँ सैनिटाइजेशन से पूछते, तो हम लोग अपनी तरफ से ड्यूल के हिसाब से सब जगह सैनिटाइज रहे हैं। इनफैक्ट लोग सबसे पहला जोन थे जहाँ पे ड्रोन से हमने सैनिटाइजेशन किया है, जो हमारे स्लम्स एंड छोटे इलाके थे। एंड अभी भी हमारा पूरा वो जारी है। आरडब्ल्यूए से खुद मशीन खरीद रही है, तो वो लोग उसमें उसके भी कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस करे चालू है, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा स्टाफ शॉर्टेज हमारे पास है, बिकॉज बसेज और मेट्रोज बंद हो गई है, प्लस दिल्ली बॉर्डर के बाहर के जो स्टाफ थे उसके आने में थोड़ी तकलीफ थी, बट वो भी हमने कर लिया है। तो हमारी तरफ से वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे इशूज को सॉर्ट आउट कर दें, इंक्लूडिंग सैनिटेशन एंड सैनिटाइजेशन। थैंक यू। देखिए, किसी जगह से भी कोई हमें तकलीफ इसके बारे में नहीं लोगों की आनी चाहिए। थोड़ा सा प्रोएक्टिवली सारे कामों को आप व्यक्तिगत तौर पर देखें। जी सर, जी बिल्कुल। अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जो बहुत बड़ी लिस्ट है जो लोगों को आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने इनवाइट किया था, अभी 2-4 लोगों का मैं नाम लेता हूँ इसमें से, क्योंकि ये इतने सारे लोगों के साथ उनकी बात को करना संभव शायद ना हो, व्यवहारिक भी ना हो, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं अभी हमें हेल्थ मिनिस्ट्री में करने के एंगल से। लेकिन 2-4 लोग अगर जो जनरल लोगों के कोविड के एंगल से कोई प्रश्न हो, जैसे क्या अभी यहाँ पर पश्चिम बिहार आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट परविंदर सिंह जी हैं? परविंदर सिंह जी, अच्छा, क्या प्रदीप गुप्ता जी हैं जो पश्चिम बिहार के आशीर्वाद अपार्टमेंट के? हाँ डॉक्टर सर। हाँ प्रदीप जी, बताइए कोई। हाँ नमस्कार, कोई विशेष बात कहना चाहते हैं? विशेष कुछ नहीं डॉक्टर, पूरा जो आपके आयुष की जो ऐप थी उसके पूरे अपार्टमेंट के लोगों को इससे बहुत सबका उसने करा दिया पूरा, सबने अपना पूरा कुछ किया उससे ऐसे। दूसरा अपार्टमेंट में जो आपकी जो भी स्थिति हम देखते हैं आपको, उसके हिसाब से अपार्टमेंट के निवासी को कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और निगम से भी लोग काफ़ी इसमें सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं लोग।
चलिए, थैंक हमें यू। कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे। बहुत शुक्रिया। निशा शिखावत जी हैं क्या? पश्चिम बिहार की निशा शिखावत जी। कोविड के बारे में कोई सवाल अगर हो तो वो पूछें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी तो बातें हमें आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कोई अगर कोविड से संबंधित आपको कोई जानकारी प्राप्त करने का मन हो तो वो ज़रूर बात कर लीजिए तो ठीक रहेगा। निशा शिखावत जी कुछ कहना चाहती हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप। हेलो डॉक्टर साहब, हमारे ब्लॉक में एक केस आया था, तो अभी कल टेस्टिंग हुई है। 50 लोगों की टेस्टिंग के लिए लिखा था, उसमें से कुछ टेस्टिंग हो गई है, उसमें से आज के 2 बंदों के पॉजिटिव आ गए हैं। अब आपको बहुत चिंता करनी पड़ेगी अपने ब्लॉक की अच्छी तरीके से। जो गाइडलाइन दी जाती है उसको बहुत डिटेल में फॉलो करिए। जी हम कर रहे हैं, कुछ दुकानें बंद करवानी पड़ेंगी जिसके लिए शायद ऑर्डर की जरूरत पड़े। आई डोंट नो कैसे करनी कोई है। वो अधिकारी लोग करेंगे, आप उसकी टेंशन मत करिए। वो तो बड़ी विस्तृत व्यवस्था है, वो सब अपने आप करेंगे वो लोग। जो जरूरी है उनको फैसला करने दीजिए, जो जरूरी है उनको फैसला करने दीजिए। ये जी डॉक्टर साहब थैंक यू। ये रानी बाग के HK नागपाल जी हैं, विंग कमांडर HK नागपाल जी, वीनस अपार्टमेंट के। In Akbar, and I have only one question on the procurement of rapid testing kits and PP from China. I believe there are some substandard things being loaded to India, which is little worrisome. You see, number one, whatever was being procured from right now, most of the things we have like PPEs. This has come as a blessing in disguise for us. Right now we have been able to have something like 57 manufacturers in India. So it has come as a big boost to the Make in India movement also. Because there were complaints from all over the world about some supplies from China which were like substandard. So now the China itself has instituted a system whereby anything which is exported out of China, it has to get approved from the drug regulatory authorities of China. So that process the Chinese have already taken care of that. Next, can I talk to Rajiv? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Rajiv Bansal ji from the Reserve Bank Enclave. नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था जी। टेम्परेचर के बारे में। अभी इस न्यू कोरोना वायरस के बारे में एक्चुअली काफी हुई है, जबकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया में जो टेम्परेचर है जब वो 40-41 जाएगा तो शायद जिसका फर्क पड़े, जैसे कि वो वायरस में पड़ता है। हालांकि ठीक नहीं है, पर देखा गया कि अफ्रीका की कंट्रीज में इस तरह का वायरस स्प्रेड नहीं हुआ है। तो आप बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर एंड बीइंग ए डॉक्टर, इस बारे में क्या नॉलेज हम देखिए, अभी ऐसा कोई भी इस वायरस के संदर्भ में ये जितनी इस तरह की बातें हैं ये सब हाइपोथेसिस हैं। ये लोगों की एक प्रकार से गुड जिसे कहते हैं कि सोच ऐसी है कि भाई लोगों को लगता है गर्मी आएगी ठीक हो जाए, लेकिन अभी इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस वगैरह नहीं है, न ही कोई ऐसा किसी अध्ययन में ये चीज़ अभी सिद्ध हुई है। अभी ये नया वायरस है, कैसे बिहेव करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। पंकज भारती जी हैं, पंकज भारती जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर, सभी सारा सिस्टम ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई केस नहीं है मेरे यहाँ पे। GS2 डिपार्टमेंट में और लोग कर रहे हैं उनकी तरफ से पूरा कोशिश सब ठीक चल रहा है। थैंक यू। अभी आप में से कोई भी अगर कुछ 2-4 लोग और कहना चाहते हैं, अगर हाथ खड़ा कर देंगे तो फिर उनकी बात सुन लेते हैं। और कोई अगर आपका कोविड पे सजेशन या कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ बताइए, अपना परिचय करा के बताइए जरा। सर, अरोड़ा AD ब्लॉक शालीमार बाग।
जी, ये इसको सर कोऑर्डिनेट मैं ये पूछना चाह रहा था, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, करो जी। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। सर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बस बोलिए, अपना परिचय बोलिए पहले। डॉक्टर साहब राहुल अरोड़ा, केडी ब्लॉक शालीमार बाग आर्डर में। जी बताइए राहुल जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हम अपने ब्लॉक को सैनिटाइज करवाते हैं, ये भी चेकिंग बेटा। डॉक्टर साहब जी सर मैं ये कह रहा था, आज हमने अगर ब्लॉक को सैनिटाइज करवाया तो हम उसके बाद उसको रिपीट करवा सकते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में। ठीक है, आपकी बात ये अधिकारी भी सुन रहे हैं, जो जो कुछ आवश्यक है सब किया जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप घर में रहिए, घर को साफ करके रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत करिए ज्यादा इसके लिए, ठीक है। अच्छा मेरा नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, अंजू। नमस्कार सर, अंजू पक्का बोल रही हूँ पीतमपुरा एमयू ब्लॉक से। जी सर बताइए। ये जो जगह जी सर जगह जगह जो भंडारे से लगा के बैठे हैं, उससे सारी व्यवस्थाएं सारी खराब हो रही हैं, इकट्ठे लोग ये हो जाते हैं, तो उस चीज को थोड़ा मैनेज किया जाए अधिकारियों के थ्रू। ठीक है। अच्छा मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, क्योंकि मेरे को 11:30 बजे दूसरी मीटिंग के अंदर जो है बहुत ज़रूरी में पहुंचना है, तो आप में से किसी के मन में भी कोई भी अगर सवाल है, कोई भी सुझाव है, कोई भी समस्या है जिसको कि मैं समाधान कर सकता हूं, तो जैसे आपको गगन मक्कड़ जी ने फ़ोन करके आपकी कुशलता के बारे में मेरे कहने पे जानकारी प्राप्त की थी, अभी क्योंकि सबको शायद सुनना संभव ना हो, तो आप हेलो डॉक्टर साहब एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए बोलिए। एसपी मलिक। हाँ बोलिए। एसपी मलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ मलिक। की ब्लॉक। हाँ बोलिए मलिक साहब बोलिए। मलिक साहब बोलिए। सर ऐसा है, वहाँ पर ये डॉग्स जो स्ट्रे कैटल की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गंदगी हो रही है। स्ट्रे कैटल तो ऐसे ही घूम रही है कि कोई हाल ही मत पूछो, वो डॉग्स भी बहुत है और बहुत गंदगी हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं है सर। मैं ब्लॉक के पास एसपी आरपी मलिक साहब। दूसरा सर मैं अब इसी वक्त रानी बाग में हूँ, यहाँ भी देख रहा, यहाँ भी बहुत बुरा हाल है ये डॉग्स और स्ट्रे कैटल का। तो आप प्लीज इसके बारे में, ताकि गंदगी ना हो, सफाई बहुत जरूरी है सर। मलिक साहब मैंने सुन लिया आपकी बात। सैनिटाइजेशन भी क्यों हुआ मलिक साहब ऐसा है कि मैंने सुन लिया, बाकी सब लोगों को भी मेरा ये कहना है कि कोई भी जो लोकल इलाके में प्रॉब्लम्स हैं, आप टेलीफोन करके अपने कॉरपोरेटर को, अपने अधिकारियों को बताइए, ज़्यादा परेशानी होती है हमें भी बताइए, उनके लिए जो कुछ भी यहाँ से मुझे करना है वो सब मैं करूँगा। कोई भी परेशानी के लिए 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला है पहले की तरह। हो सकता है मैं अभी आपके पास आके आपसे ना मिल पाऊँ, और अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने दिन ये तकलीफ़ किस फॉर्म में रहेगी, लेकिन ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आज भी भारत सारे दुनिया के मुकाबले, अभी दुनिया के अंदर ज़्यादातर देशों के अंदर जो 10 लाख के ऊपर आंकड़ा है, वो 2000, 3000, 1000, 4000 तक है केसेस का। हमारे यहाँ पर आज का आंकड़ा सिर्फ 7-8 केसेस 10 लाख लोगों में है। इसलिए आपकी चिंता करने के लिए हम सब पूरी तरीके से लगे हैं। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, हम बहुत जब भी जैसे ही संभव होगा मैं फिर आपके साथ इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा, फ़ोन पर भी हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे। आपके कोई और जो भी सुझाव हो वो आप आज और कल में फ़ोन करके हमारे यहाँ गगन मक्कड़ जी के पास लिखवाइए। मैं एक एक सुझाव के ऊपर आपके अमल भी करूँगा और एक एक आपकी समस्या का समाधान करने का भी कोशिश करूँगा। आज दिन में मैं जो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करूंगा, तो उनको भी मैं कहूंगा कि जो हमारे आरडब्ल्यूएस की कोई भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो सब कुछ हम करने का प्रयास करें। मैं कॉरपोरेटर्स को भी अपने विशेष रूप से इसके लिए जो है अनुरोध करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया
आपके सबके परिवार की, आप सबके अभी देखिए मुझे 11:30 बजे दूसरी मीटिंग पे पहुंचना है। अभी मैं आपसे सबसे विदा लेता हूं। आप सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सब, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू।